बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हफ्ते का आज नया दिन है तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका पूरा हफ्ता बेहतरीन गुजरे। खैर अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं इंस्टाग्राम अगर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, तो जिसमें से हमें हमसे से डिस्कस करी थी कि कुछ लोगों को ऑप्शन होता है कि अनफॉलो नहीं कर सकते हम लोग ना, और वो बहुत ही मसला बना होता है कि हम उनकी पोस्ट भी नहीं देखना चाहते और उनको अनफॉलो भी नहीं कर सकते। तो इंस्टाग्राम का ये जो खुफिया फीचर है ना, ये सामने आप म्यूट का ऑप्शन है, आप उसको म्यूट कर दें तो उनकी जो पोस्ट हैं अनफॉलो तो नहीं कर सकते आप उनको, लेकिन उनकी जो पोस्ट नज़र आती है आपको वो पोस्ट नज़र नहीं आएगी। अच्छा, आप अनफॉलो उनको क्यों नहीं कर सकते कि उनको पता ना लग जाए कि ये मुझे फॉलो नहीं कर रहा और वो फिर बाद में आपके लिए कोई परेशानी होगी, भाई तुमने मुझे फॉलो नहीं किया, वजह यही है? ऐसा ही है। तो फिर आप जो है वो म्यूट का ऑप्शन आ गया, आप उनकी पोस्ट को म्यूट कर दें तो आप उनकी पोस्ट देख ही नहीं सकते। आपके लिए ये होगा कि वो बंदा एग्जिस्ट शिकवा भी नहीं करेंगे। अच्छा, वो शिकवा भी नहीं करेंगे और आपको भी कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, वैसे टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कैसे मतलब कि मसाइल भी है ना, कि अब ये भी परेशानी है कि इंस्टा पे हमने फॉलो भी लाजमी तौर पर करना है ताकि अगले को नज़र आ रहा हो कि ये मुझे फॉलो कर रहा है, और बाद में हम उसको देखना भी नहीं चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी उन्होंने एक हल निकाल दिया है कि ये ले। वैसे तो ब्लॉक का ऑप्शन भी होता है ना, आपको वो नज़र आएगा, रिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन होता है वैसे कि आपकी पोस्ट ना कोई देख सके, लेकिन ये जो म्यूट का ऑप्शन निकाला, चले ये भी अच्छा है, बेहतर है। हाँ चलें ठीक है। आप अगर ऐसी ही कश्मकश का शिकार है जिस कश्मकश का शिकार इकरा नज़र आ रही है तो आप लोग म्यूट कर सकते हैं, और म्यूट करने से अगले को ये पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर अगला ये कहे कि जी कि आप तो लाइक ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते मेरी तस्वीर, हमारे पास टाइम नहीं है भाई, हम इतना यूज़ नहीं करें इंस्टाग्राम। कोई भी बहाना लगा सकते हैं, 100 बहाने होते हैं पाकिस्तानियों के पास खास तौर पर। अच्छा चलें ठीक है जी, अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं तो हल आपको जो है इकरा ने तजवीज़ कर दी है। हम बात करेंगे मुल्क भर में आज से यकसा निसाब तालीम नाफिज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे, लेकिन सिंध का मामला कुछ मुख्तलिफ है। हाँ, सिंध का मामला तो थोड़ा मुख्तलिफ है, वहाँ पर ये नहीं हुआ है। खैर, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम होगा। यकसा निसाब सिर्फ सरकारी स्कूल्स में नहीं, तमाम स्कूल्स में नाफिज होगा। उन्होंने क्या कहा, आपको पहले वो सुना देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में ये नफाज हो चुका है, अभी सिंध में नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा निसाब लाया जा रहा है जो पाकिस्तान के सारे स्कूलों में यकसा तौर पर नाफिज हो। प्री 1 to 5 नाफिज हो रहा है। मौजूदा तालीमी निज़ाम एक नाइंसाफ़ी पर मबनी है। हमारे तालीमी निज़ाम ने माशरे को भी तकसीम किया हुआ है। ये आपने गुफ्तगू सुनी। शफ़क़त महमूद साहब ने यह भी बताया था कि आइंदा साल से 6ठी से 8वीं तक यकसा निसाब तालीम भी लेकर आएंगे। वालिदैन ने भी यकसा निज़ाम तालीम को खुशाइन करार दिया। अच्छा, वालिदैन का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स मालिकान अपनी मर्जी की महंगी किताबें लगवाते थे, जिससे उनके ऊपर फीस के साथ इजाफी बोझ किताबों और कॉपियों की सूरत में पड़ जाता था। यकसा निसाब के बाद अब उन्हें इजाफी किताबों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इकरा के, क्या टॉपिक्स जो हैं वो कुछ फाइनलाइज होंगे या किताब एक पढ़ानी होगी, क्योंकि इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बहस चल रही है। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर साहिबा अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये यकसा निसाब तालीम के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि अहम फीचर्स हैं क्या इसके। देखें, आज का दिन बहुत अहम है और एजुकेशन मिनिस्ट्री में हम जब से आए हैं, पिछले 3 साल से हुकूमत ये जब से कायम हुई है, और एक ये मैंडेट था और हमारा एक स्लोगन था कि हमने यकसा निज़ाम तालीम पूरे मुल्क में नाफिज करना है। ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि एक ख्वाब की तरह लगता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये नाफिज होने के लिए जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी आपने शफ़क़त महमूद साहब का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप दिखाया, जो इसकी बेसिक एक जो चीज़ है वो यही है कि जो एक माशरती तफावत है, एक ऐसा निज़ाम जो कि नाइंसाफ़ी पर मुश्तमिल था, एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम तबकात को नहीं दी गई थी, और एक ऐसा तबका ही हमेशा से
हमेशा से हर तरह की नौकरियां, हर तरह के फैसिलिटीज़ और माशरे में उस आला मुकाम पर रहता था जो कि एक एलीट प्राइवेट स्कूल से पढ़ के जाता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए और एक नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल कोहेजन पैदा करने के लिए ये निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में ये आज से नाफिज होगा। क्लास प्री 1 to 5 जहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे एकेडमिक ईयर पहले शुरू हुआ था और इंशाअल्लाह ICT में भी आज से। अच्छा वजीहा साहब, आपने पूरे मुल्क की बात की है, सिंध में अभी तक ये इसके बारे में कोई उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। सिंध हुकूमत को क्या आप लोग मशवरा देंगे कि इसी के ऊपर काम करें वो भी, ये किस तरह से उनको इसमें डाला जाएगा? देखिए सिंध असल में, हाँ, एजुकेशन देखें ऐसा कोई वो नहीं है सब्जेक्ट कि जिसके ऊपर सियासत की जाए, और सिंध ने सियासत की भी नहीं है इसके ऊपर शुरू से। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊंगी कि जो ये मशावरती जो एक प्रोसेस था पूरा कंसल्टेटिव, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट प्री 1 to 5 इनके एक्सपर्ट्स हमारे साथ शामिल थे। सिंध गवर्नमेंट कम्प्लीटली ऑन बोर्ड थी। अब छोटे मोटे इश्यूज अगर कोई रह गए तो उस पर उनसे बातचीत जरूर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि, और मैं उनसे ये तवक्को भी रखती हूँ कि वो अलहदा से कुछ करने की बजाय जो डिफरेंसेस हैं, कहीं पे अगर कोई मुश्किलात उनको हैं या कोई भी ऐसा वो जो इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं मजीद, वो हम इंशाल्लाह मिलजुल के बैठ के करेंगे। क्योंकि उन्होंने हमेशा, चाहे वो बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की मुशावरत हो, कॉन्फ्रेंस हो, या वो ये जो स्कूल्स बंद करने का और खोलने का और व्हाटएवर जो भी ये कोविड में भी इश्यूज चल रहे थे, वजीहा साहबा एतराज है क्या, सिंध को एतराज क्या है वो जरा बता दीजिएगा। सिंध को ऐसा को बड़े एतराज नहीं है, थोड़े से पॉलिटिकल मामलात हो सकते हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है, बात हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये जल्दी रिजॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है वजीहा साहबा, ये भी बता दीजिएगा कि अब ये जो यकसा निसाब तालीम है, इस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन भी पाई जाती है। मतलब पंजाब की बात कर लें, जिस तरह से आपने कहा कि जहाँ पर तालीमी साल पहले शुरू हो गया वहाँ पर ये पहले ही नाफिज कर दिया गया था, पर एतराज़ ये आ रहा था कि पब्लिशर्स को इजाज़त नहीं दी जा रही है, NOC नहीं दिए जा रहे हैं उनको। क्या ये टॉपिक्स बता दिए जाएंगे कि इस क्लास के बच्चे को ये टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या किताब ही एक होगी जो सबको पढ़नी होगी? देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। आप जहाँ पहले भी मीडिया में भी कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जी यकसा निज़ाम तालीम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने स्कूल्स में नाफिज नहीं कर रहे और वो पुरानी किताबें पढ़ा रहे हैं या NOC नहीं दिए जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। असल में निसाब, यकसा निसाब और यकसा किताब को कहीं पे कंफ्यूज किया जा रहा है। दुरुस्त। किताब अगर ऐसे पब्लिशर्स जिनको के NOC जिनको मिल गया है वो किताब अपने स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और यकसा निसाब जो है वो एक फ्रेमवर्क है करिकुलम का, और उसके ऊपर स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आउटकम्स जो हैं वो दिए गए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उन आउटकम्स को फुलफिल करना जो वो स्टूडेंट का काम है। और टीचर्स का एक असेसमेंट फ्रेमवर्क है, टीचर्स का एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, बच्चों की असेसमेंट के लिए फ्रेमवर्क है। ये सारा मिलकर एक कंप्लीट एक करिकुलम बनता है। खाली करिकुलम जो है ना वो एक आइसोलेशन में कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सिर्फ करिकुलम होगा, बल्कि इसके साथ इंटीग्रेटेड है। असेसमेंट फ्रेमवर्क भी है, टीचर्स की ट्रेनिंग का एक पूरा एक मॉड्यूल्स हैं जिसके साथ मिलकर ये आगे चलेगा। और ये किताब और करिकुलम को अगर आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जो करिकुलम है वो सिंगल है, लेकिन किताब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इसके अलावा भी लगा सकते हैं। वो जो हमारी मॉडल टेक्स्ट बुक है चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, और उसके अलावा मजीद उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा वजीहा साहब, अगर वो इस सारे SLOs के साथ और स्टूडेंट के करिकुलम के साथ मुताबिकत रखता है। ठीक है। अच्छा वजीहा साहब, इस बारे में बता दीजिएगा, ये जो यकसा निसाब तालीम आप लोगों ने मुतारिफ कराया है, क्या हम आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के तालीमी मयार को जदीद दुनिया के मुताबिक ढालने में कामयाब हो जाएंगे इसके थ्रू? देखिए हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर बहुत सारे मसाइल थे, और उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उसके बाद इश्यूज़ को देखना कि वो क्या हैं, और उसके हिसाब से एक ऐसा एक तमाम एक्सपर्ट्स को बिठाकर, स्टेक होल्डर्स को बिठाकर, और एक ऐसा मुशावरती अमल जिसके ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। तो ये एक कोशिश है, और ये मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं जो कनेक्ट आकर एजुकेशन से करते हैं। तो ये जो निसाब है, यकसा निसाब, ये एक पहला कदम ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये तमाम मसाइल का हल नहीं है।
अब देखें कोई करिकुलम का यकसा होना ये गारंटी नहीं करता कि एक चुटकी बजाते और फौरन सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हम दुरुस्त सिमत में चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एक कुछ सालों तक हमारे बच्चे उन स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सकेंगे कि जो कि हमारे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मीट कर सकें। बिल्कुल ठीक है वजिया साहबा, यकीनन बहुत गौर व फिक्र के बाद सोच समझ कर ये फ़ैसले लिए जाते हैं और ये फ़ैसला किया भी गया है। लेकिन अगर हम माहिरीन तालीम की बात करें, वो एक तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी में शायद ये फ़ैसला कर लिया गया और फिर ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो जो सरकारी स्कूल थे, जो सरकारी इदारे हैं उनको था। प्राइवेट स्कूल तो पहले ही शायद बहुत बेहतर तालीम दे रहे थे। करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त भी शायद प्राइवेट स्कूल्स के मयार को नहीं देखा गया, सरकारी स्कूलों के मयार को देखा गया। इस तनकीद पे आप क्या कहेंगी? जी देखें, ऐसी बात है कि कहीं पर भी कोई स्टैंडर्ड नीचे लाने की बात तो नहीं हुई ना। ये एक हुकूमत का, एक रियासत का ये फ़र्ज़ है कि जहाँ कोई नाइंसाफ़ी हो उसको एड्रेस करना है, उसको देखना है। तो जो हमारे मदारिस में बच्चे वो पहली दफ़ा ये कंटेम्प्रेरी जो स्टडीज़ हैं, जो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पढ़ेंगे। हमारे जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, चाहे वो कश्मीर में हैं, बलूचिस्तान में हैं, कहीं पंजाब के दूर दराज किसी इलाके में हैं, तो उनका ये राइट है, वो ये डिज़र्व करते हैं कि वो भी एक अच्छी तालीम और अच्छी किताबें और इन एक्सपर्ट्स की बनी हुई वो पढ़ें। जो प्राइवेट स्कूल्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ कोई 5% से भी कम है, अगर वो ऐसी ये बात कर रहे हैं तो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज्यादती है, क्योंकि वो इस कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा थे। और ये जो करिकुलम है, ये सिंगल नेशनल करिकुलम, ये कोई रातों रात कहीं वजूद में नहीं आ गया। ये पहले दिन से ये पूरा एक काउंसिल बनी, लैंग्वेज के ऊपर जो है ना बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर उसके बाद एक कंसल्टेटिव प्रोसेस था जिसमें सूबे, फेडरेटिंग यूनिट्स, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम मज़ाहिब से सब लोग और तमाम जो इत्तेहाद बैनुल तंजीमातुल मदारिस उनसे तमाम लोग वो शामिल थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ तक ये इवॉल्व होके पहुँचा है। और जो स्टैंडर्ड की बात है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड एक ये दिया गया है, जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो चाहें तो 100 किताबें इसके अलावा लगा लें और पढ़ा लें, लेकिन जो हमारे वो बच्चे जो कि इससे पहले उनको ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, जो एक अच्छी तालीम हासिल, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल सकेगा ना, उन तक भी ये सब पहुंचना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, कम से कम जो मयार है वो वज़ा कर दिया गया है। आप अगर ज़्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बेसलाइन रख दी गई है कि ये करिकुलम जो है ये लाजमी तौर पर आपने पढ़ाना है। बहुत शुक्रिया वजिया साहिबा, सुबह से आप बात कर रही थी और आज वज़ीर-ए-आज़म जो है बाकायदा इसका ऐलान भी करेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि जो चौथी लहर है उसमें कहा जा रहा है कि केसेस और अमवात दोनों में ही इजाफा देखा जा रहा है, जो बाइस तशवीश भी है। मुल्क भर की अगर बात करें तो कोरोना वायरस की मुस्बत केसेस की शरह 6.8% तक जा पहुंची है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर अब फैसल मस्जिद और दामन कोह को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि फैसल मस्जिद और दामन कोह की जानिब जाने वाली सड़कें भी बंद कर दी जाएंगी। अच्छा, उधर रावलपिंडी की अगर बात करें तो कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद महकमा सेहत पंजाब ने रावलपिंडी के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन को नाफिज कर दिया। अच्छा, इन इलाकों में 24 अगस्त तक मार्केट्स, दफातर और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जबकि दूसरी जानिब बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना बूस्टर डोज लगाने की तजवीज़ दी जा रही है। और ज़राए महकमा सेहत पंजाब का ये कहना है कि दुनिया के बेशतर ममालिक साइनोफार्म और साइनोवैक तस्लीम नहीं कर रहे, इसलिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद वैक्सीनेटेड अफराद को बूस्टर डोज की तीसरी और चौथी जो डोज है लगाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। महकमा सेहत पंजाब ने इजाज़त के लिए NCOC को खत भी लिख दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुहर्रम के बाद बूस्टर डोज जो है उसका लगने का जो सिलसिला है वो शुरू होने का इम्कान है। हाँ जी, अब बूस्टर डोज का ये मामला है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एरिज़ोना यूनिवर्सिटी डॉक्टर इमरान शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कोरोना के इलाज के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब खबरें आ रही थी कि जी के कोई दवा तैयार कर ली गई है, क्लिनिकल फेज़ 3 उसका जारी है, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा? अमेरिका के अंदर सूरत हाल क्या है? पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। और जहाँ तक नई रिसर्च और नई मेडिकेशन, इस वक्त हमारे पास कोई भी मेडिकेशन अप्रूव नहीं हुई है। पाइपलाइन में काफ़ी रिसर्च चल रही है। जो चीज़ें रिसेंटली हमारे पास हैं वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि हम माइल्ड इलनेसेस में यूज़ कर रहे थे। अब हमारी कोशिश ये है कि अगर समहाउ उसकी इंडिकेशन सीवियर डिजीज़ में भी बन जाए। कुछ इनहेल्ड स्टेरॉइड हैं जो एज़मा में और दूसरी लंग डिजीज़ में यूज़ करते हैं, वो भी हम यूज़ करेंगे।
और उसके अलावा जो रेगुलर मेडिकेशन जो पिछले 6 महीने से हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें रेमडेसिविर है, एक्टेमरा है और उसके अलावा ब्लड थिनर्स हैं, वो इस वक्त हम वही रूटीन है। लेकिन जो नई मेडिकेशन है उनका अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव आउटकम नहीं आया है कि हम उनको इम्प्लिकेट कर सकें पेशेंट की मैनेजमेंट में या कोई बेनिफिट हो इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना की बूस्टर डोज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानी के अंदर भी हैं लोग बहुत सारे और कन्फ्यूजन पाई जा रही है। क्या कोई वाज़ेह रिसर्च सामने आई है इस पर? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें, हमने कई दफ़ा सुबह सवेरे बातचीत की है इसके मुतालिक और बूस्टर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जो अब तक फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना को देखने को मिला है कि इनिशियली उनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 94-95% है, लेकिन विद इन 3 to 6 मंथ वो जो है ऑलमोस्ट 84% पर आ जाती है। फैक्ट है, ये हमें पता है रिसर्च से, लैब रिसर्च से, एंटीबॉडी टाइटर टेस्टिंग से। तो ये थर्ड डोज और बूस्टर डोज जो है उसके लिए फाइजर बायोटेक ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए FDA से रिक्वेस्ट किया है कोई एटलीस्ट मोर देन अ मंथ अगो। और जहाँ तक पास इस वक्त डेटा है और इंफॉर्मेशन है और रिसर्च है, वो हमारे पास कुछ ट्रांसप्लांट और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर है। उसमें पहली डोज से उनका रिस्पांस जो है, एंटीबॉडी रिस्पांस 15% है, दूसरी डोज से 50% है। तो आप सोचें कि एक आदमी के अंदर रिस्पांस जो है ऑलमोस्ट 94% आ रहा है, 90+%। तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं वो 2 डोज के बाद भी उनका रिस्पांस, एंटीबॉडी रिस्पांस और टी सेल रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है। तो FDA ने 2 दिन पहले ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बूस्टर डोज ऑथराइज है इम्यूनो कम्प्रोमाइज ग्रुप में। जैसे आप समझ लें किसी को कैंसर है, किसी को ल्यूकीमिया और कोई इंसान प्रेडनिसोन के ऊपर है, कीमोथेरेपी पर है, तो उन लोगों में बूस्टर डोज हम दे सकते हैं। और जहाँ तक नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए अभी इस वक्त अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरी एनालिसिस वो भी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ये चीज़ सोचनी और भी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में लोगों को भी वैक्सीनेट करना है और हम एक ही मुल्क के अंदर सब अपनी चीज़ें यूटिलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मिक्स्ड वैक्सीनेशन की जो बात हो रही है कि किसी और वैक्सीन की डोज लगा दी जाए, अब ये खुद से तो इंसान फैसला नहीं कर सकता, इस पर भी कोई रिसर्च हो रही है कि किसके साथ कौन सी वैक्सीन का बूस्टर लग सकता है और किसके साथ कौन सी वैक्सीन का बूस्टर लग सकता है? जी हाँ, इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है, क्योंकि जब से ये सारी वैक्सीन बनी है, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, J&J एंड आपकी जो चाइनीज़ वैक्सीन है, तो इसको कहते हैं मिक्स एंड मैच। और जो मोस्ट ऑफ द रिसर्च अभी हमारे सामने आई है वो है फाइजर बायोटेक और एस्ट्राजेनेका की। तो पहला डोज एस्ट्राजेनेका का, सेकंड फाइजर बायोटेक और उसके बाद थर्ड डोज फाइजर बायोटेक। तो उससे एंटीबॉडी रिस्पांस काफ़ी बेहतर है। तो ये कोई वैक्सीन आपको नहीं लगवानी, लेकिन आप फाइजर का बूस्टर लगवाएं या मॉडर्ना का बूस्टर लगवाएं, तकरीबन सिमिलर काइंड ऑफ उनका एंटीबॉडी रिस्पांस होगा। एस्ट्राजेनेका जैसे हमें पता है कि उसकी एफिकेसी कम है, तो वो इतना नहीं होगा। जहाँ तक J&J है, जॉनसन एंड जॉनसन, उसका तो आप एक ही आते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही शॉट लगवाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि उसकी एफिकेसी जो है वो क्लोज टू 65% और 67%। और जहाँ तक चाइनीज़ वैक्सीन है, उसका हमारे पास अभी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। साइनोफार्म जो कि पाकिस्तान में ज़्यादातर यूज हो रही है, जहाँ तक ये अंदाज़ा है मॉडर्ना अब पाकिस्तान में आ गई है। जी पाकिस्तान में मौजूद है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई गई थी, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक की भी बात करें, वहाँ पर लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी जो कोविड में मुब्तला होने वालों की तादाद है वो मुसलसल बढ़ रही है। इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? जी देखें, 2 वजूहात हैं। एक तो जो इस वक्त पेंडेमिक अमेरिका में है, मैं अमेरिका की पहले बात करता हूँ, फिर पूरी दुनिया की बात करते हैं। तो अमेरिका में इस वक्त हमारे पास जो नया पेंडेमिक है वो पेंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड। तो जो हमारे पास रोज़ाना मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, जो मैं खुद भी देख रहा हूँ, जो पेशेंट आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। उनके अपने बिलीव्स हैं, अपने रीजंस हैं जिसमें वैक्सीन नहीं लगवा। और वो ये जो डेल्टा वायरस है बहुत कंटेजियस है और उनकी इलनेस भी काफ़ी सीवियर है
और जहाँ तक वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनकी एक अच्छी खबर उनके लिए ये है कि सिवियरिटी ऑफ इलनेस जो है वो माइल्ड है। तो जैसे अगर किसी ने लगवाया है और उसको अगर डेल्टा वेरिएंट का एक्सपोजर होता है तो उनकी इलनेस माइल्ड होगी। अगर वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो वो डिस्चार्ज होने का उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अनवैक्सीनेटेड पेशेंट यूजुअली कॉम्प्लिकेट होके वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, आईसीयू में रहते हैं और मोर्टेलिटी जो है आईसीयू में उनकी बहुत ज़्यादा हाई है, ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से क्लोज टू 50-60%। तो बहुत हाई मोर्टेलिटी है। तो इस वक्त जो रीज़न है इसकी वजूहात अनवैक्सीनेटेड पीपल और जो दुनिया में प्रॉब्लम है, आपको पता है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन ये कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या ये कि अफ्रीका। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी टर्म का इस्तेमाल किया। ये पेंडेमिक ऑफ अनवैक्सीनेटेड है जो पर्सन्स का है। ये बात दुरुस्त है कि अब ज़्यादा प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि जिन लोगों ने खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया, जिन ममालिक में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा ख़तरा पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब की अमेरिका से गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की और अमेरिका में जो सूरत हाल है वो भी उन्होंने हमसे शेयर की। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे अफगान हुकूमत की जो कि खुश्क पत्तों की तरह बिखर गई है। तालिबान फाते की हैसियत से काबुल में दाखिल हो गए। सदर अशरफ गनी अपनी टीम के हमरा मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। तालिबान के तर्जुमान ने ट्विटर पर अपने बयान में जंगजुओं को दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल होने के अहकाम जारी किए थे और तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि हम अफगान और दीगर लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर चुके हैं और उनको खुशामदीद कहेंगे जो बदउनवान काबुल इंतज़ामिया के खिलाफ है। अच्छा, जिन्होंने दखल अंदाजों की मदद की उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, ये भी उन्होंने कहा। और ये अमर काबिल ज़िक्र है कि तालिबान को दारुल हुकूमत में दाखिले के दौरान काबिल ज़िक्र मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। और ख़बरें हैं कि मुल्क छोड़ने से कबल सदर अशरफ गनी ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद और नेटो से हंगामी राबते भी किए थे। सदर गनी की ताजिकिस्तान पहुंचने की इत्तलात भी मिली थी और यही सामने आ रहा था कि वो ताजिकिस्तान में मौजूद हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर कौमी सलामती काउंसिल का इजलास भी आज बुलाया। अच्छा, जिसमें वफाकी वज़रा समेत अस्करी हुक्काम भी शिरकत करेंगे और ज़रा ये बता रहे हैं कि इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अच्छा, वैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में जंग ख़त्म करने का भी इकरा ऐलान कर दिया और आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को भी वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक जो तर्जुमान है तालिबान के मोहम्मद नईम, उन्होंने कहा है कि मुल्क और आवाम की आज़ादी का मकसद जो है हासिल कर लिया है और हर इकदाम जिम्मेदारी के साथ करेंगे और अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसी हवाले से हम बात कर लेंगे साबिक सफ़ीर और अफगान उमूर के माहिर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। रुस्तम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। अब जो सूरत हाल अफगानिस्तान में पैदा हो चुकी है, काबुल का कंट्रोल की बात कर लीजिए, ख़ास तौर पे जो तस्वीर और वीडियो सामने आ रही थी सदारती महल के हवाले से भी, अब तालिबान के पास है कंट्रोल, अफगान सदर भी फरार हो चुके हैं। सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब भी किसी सियासी हल का इम्कान मौजूद है या बात अब आगे निकल चुकी है? अब तो तालिबान ने सारे मुल्क का कंट्रोल हासिल कर लिया है और जो लोग ये दावे करते थे कि इस जंग का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो गलत साबित हुए और मिलिट्री सलूशन ही सही साबित हुआ। तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है और उन्हें ऐलान कर लिया है आम मुआफ़ी का भी और इस बात का भी कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, औरतों को मुकम्मल आज़ादी होगी तालीम की, मुलाजिमत की वगैरह, और अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इन सब बातों पे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के अमल करवाएंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का जो तारीख़ी काम है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उसका आगाज़ करेंगे। तो इन बातों के बाद तो अब तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब देखना ये है कि वो किस हद तक अमन कायम करने में कामयाब होते हैं, जो उनकी औलीन जिम्मेवारी है। मुल्क को दाइश वगैरह इन फितनों से कैसे निजात दिलाते हैं, उनसे कैसे निमटते हैं, और जब वो अमन डिलीवर करते हैं उसके बाद जो IDPs हैं उनका मसला है, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जो अफगानिस्तान की इकानमी तबाह हो गई है, जो गुर्बत में इजाफा हुआ है, जो फ्यूल की पैदावार में इतना इजाफा हुआ है, तो इन बातों की तरफ वो तवज्जो
देंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके उनकी मदद से टेक्नोलॉजी भी उनकी होगी, मदद भी उनकी होगी, एक्सपर्टीज़ भी उनकी होगी। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल होगा जो इनको टेक्नोलॉजी भी दे और इनको जो मैन पावर भी मुहैया करे ताकि अफगानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में इसका भी हिस्सा पड़े। तो अब तो आगे की तरफ देखना है और इस तरफ देखना है कि अफगानिस्तान कैसे 40 साल की जंग से कैसे वो निकलता है और कैसे वो अपने लिए एक नए बेहतर रास्ता तय्युर करता है। अच्छा रुस्तम शाह साहब, जिस तरह से अगर बात की जाए अफगान हुकूमत की या अफगान फ़ौज की, उस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए, वो फ़ौज तालिबान के सामने रेत की दीवार साबित क्यों हो गई? क्या वजह थी? क्या माजी के मुकाबले में मुस्तकबिल के जो तालिबान है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। तालिबान स्ट्रांग नहीं है। असल मसला ये है कि अमेरिका ने फौज में तो इन्वेस्ट किया, उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट की, उनको साजो सामान दिए, हथियार दिए, इक्विपमेंट दिया, लेकिन ये फौज उस करप्शन का शिकार हो गई जो सारे अफगानिस्तान में है और उसकी वजह से उनका मोरल डाउन हो गया। ये फौज ये समझती थी कि ये निज़ाम जो है मुसल्लत करदा है, इसलिए उस निज़ाम से कोई उनकी वाबस्तगी नहीं थी और इस निज़ाम की बुनियाद पे जो रूलर इख्तिदार में आए थे उनके साथ उनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी, उनकी कोई मोटिवेशन ही नहीं थी फाइट करने की। वो अपनी जानें कुर्बान नहीं करना चाहते थे एक ऐसे निज़ाम पे जिसकी चाबियां अमेरिका के हाथ में हों। तो जब फौज में मोटिवेशन नहीं होती, उनमें जज्बा नहीं होता, तो उनके पास हथियार बहुत सी भी हों, जब वक्त आता है वो आपको डिजर्ट करेंगे। इससे पहले भी तकरीबन 9% लोग डिजर्ट कर रहे थे और अब तो सब के सब फौज जो है वो डिफेक्ट कर गई है, डिजर्ट कर गई है। अमेरिका ने ये तारीखी लेसन सीखा ही नहीं। उनके ख्याल में अगर फौज की ट्रेनिंग दी जाए और फौज को हथियार दिए जाएं तो वो लड़ने के काबिल हो जाएगी। ये एक तारीखी गलती थी जो अमेरिका ने की और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल ठीक है रुस्तम शाह साहब, अफ़गान रहनुमा ख़ास तौर पर हम शिमाल से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की बात करें, पाकिस्तान आए हैं, अफ़गान रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको मेहमान के तौर पे यहाँ पे उनको रखना चाहिए था। हमें उनके आने पे कोई वो नहीं है। कुछ लोग ताजिकिस्तान भाग गए हैं, अशरफ गनी ताजिकिस्तान भाग गया है, अमरुल्लाह सारी ताजिकिस्तान भाग गया है, दोस्तम जो है वो उज़्बेकिस्तान भाग कर चला गया है। तो ये जो पाकिस्तान आए हैं उनको फ़िलहाल हमें मेहमान रखना चाहिए और उसके बाद तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। इन लोगों की अगर कुछ शुबहात हैं तो वो ठीक है। रुस्तम शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद ज़ेर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख रशीद अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान उसको किस नज़र से देख रहा है? देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज मीटिंग कॉल की हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके बाद उसमें तफसीली बातचीत होगी और उसके बाद हुकूमत का जो मौक़िफ़ होगा वो वाज़िह होगा। ठीक है शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, यही कहना है कि आज जो मीटिंग होगी उस हवाले से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रखेगा। रुस्तम शाह साहब बताइएगा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि जो हुकूमत वहाँ बनेगी, हुकूमत से डील करती है। जिसकी भी हुकूमत हो, तालिबान की हुकूमत अब कायम होने वाली है, पाकिस्तान को उनके साथ काम करना होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहना कि हुकूमत कैसे बनती है और कैसे नहीं बनती, कैसे टूटती है, ये अफगानों का काम है। इसमें हमें कोई मुदाखलत करने का हक़ नहीं है। वहाँ जो भी अब हुकूमत बनेगी, जो इक़्तिदार संभालेंगे, उनके साथ पाकिस्तान को काम करना है और खुलूस दिल से काम करना है। पाकिस्तान को आगे देखना है कि अफगानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अब एक पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में अमन की ज़मानत है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर महफूज हो जाएंगे। तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान के रस्ते आएगी, ताजिकिस्तान से जो बिजली आएगी अफगानिस्तान के रस्ते आएगी, और जो वहाँ मिनरल वगैरह के वो हैं एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन, वो उस काम में भी पाकिस्तान मदद देगा। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, पाकिस्तान के मैन पावर इंजीनियर इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान को इस तरफ देखना है। बिल्कुल। अच्छा रुस्तम शाह साहब, सुकूत काबुल के खित्ते पर क्या असरात हों? देखिए, अगर तालिबान अमन कायम कर लेते हैं तो इसमें सबकी जीत है। ये ईरान के लिए भी एक अच्छी खबर है, तो रूस और चीन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दाइश से उनको खतरा था। तीनों मुल्कों को, चीन को भी खतरा था, रूस को भी खतरा था, ईरान को भी खतरा था। अब एक मजबूत हुकूमत कायम होगी जो उसकी रिट सारे अफगानिस्तान में होगी, तो ये खतरा दूर हो जाएगा। इसलिए तीनों मुल्कों को खुशी होगी।
जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनको भी ऐसे खतरात थे, वो भी अब खुश होंगे कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो रही है और उनकी जो तिजारत है, उनके लिए जो रास्ते हैं अफगानिस्तान के लिए खुल जाएंगे। और जो इस खत्ते से बाहर जो ममालिक हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को स्प्रिंग बोर्ड समझ के सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो मैं समझता हूँ कि खत्ते पे इसके बहुत मस्बत असरात पड़ेंगे, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली। बिल्कुल ठीक है। रुस्तम शाह साहब, पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा कि हमेशा से ये हुआ कि पाकिस्तान यही कहता रहा कि भारत जो है अब अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए। अब जब तालिबान वहाँ पर होंगे तो फिर आप क्या देखते हैं कि ये मामला भारत के लिए आसान नहीं होगा क्या? और दूसरी चीज़ कि इस दफ़ा ये देखने में आया कि तालिबान के जो बयान सामने आ रहे हैं वो खासे मुख्तलिफ हैं जो पहले आते थे। इस दफ़ा जो बयानात हैं वो खासे नर्म हैं और बेहतर सामने आ रहे हैं। इसकी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, उनका तो तजुर्बा हुआ है, 20 साल तो एडवर्सिटी ने उनको बड़े सबक सिखाए हैं और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो तालिबान के तो शिकवे पाकिस्तान से बहुत शिकवे हैं। पाकिस्तान से उनका शिकवा ये है कि 2001 में पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को उन्होंने ख़त्म किया, मुल्ला बिरादर को उन्होंने कैद किया 8 साल वगैरह वगैरह। शिकवे तो बहुत से हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तालिबान जब उनकी रेट कायम हो जाएगी, कभी भी किसी हालत में भी अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात सबको तस्लीम करनी चाहिए। शुकूक शुबात उनके हैं, शिकायतें उनकी हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हिंदुस्तान के साथ वो करीबी ताल्लुकात रखेंगे। वजह उसकी ये है कि उनको मदद की ज़रूरत है। हिंदुस्तान एक रीजनल पावर है। हिंदुस्तान ने वहाँ $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें चौबहार की बंदरगाह भी है और सलमा डैम भी है, जिससे काबुल के लोगों को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वगैरह वगैरह। और आइंदा भी हिंदुस्तान सेंट्रल एशिया के से अपने वो जो आयरन गैस जो इंपोर्ट करता है अफगानिस्तान के रस्सी से इंपोर्ट करेगा। तो अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात जरूर होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान की कीमत पर कभी भी नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और माहिराना राय जो आप रखते हैं अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो आपने हमारे साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि बेहतर हल निकलेगा। और आज बड़ी अहम मीटिंग पाकिस्तान में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए जो है काफ़ी पॉजिटिव ये जो ट्रेनिंग हुई है वो पॉजिटिव है खत्ते के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान ने एक और आलमी एजाज़ अपने नाम किया। होनहार नौजवान मोहम्मद वासिफ वक़ार ने एशिया पैसिफिक रीजन के यंग इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। जिनेवा में कायम फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन ने मोहम्मद वासिफ वक़ार के मकाले $1 मिलियन शिपमेंट को एशिया पैसिफिक से कामयाब करार दिया। और फेडरेशन के अलामिया में कोविड वबा के बावजूद मयारी और वक्त से मुताबिकत रखते मकाले सप्लाई चेन इंडस्ट्री की सलाहियत का मजहर है। अच्छा, दीगर खित्तों की अगर हम बात करें कि जो कामयाब उम्मीदवार हैं वो भी सामने आए, उनमें यूरोप से स्पेन, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता से जनूबी अफ्रीका और 2 अमरीकी बरे-आज़मों से कनाडा से भेजे गए मकाले कामयाब करार पाए हैं। तो पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आलमी एजाज़ जो है अपने नाम करते हुए नौजवान हैं मोहम्मद वासिफ वक़ार, उन्होंने एशिया पैसिफिक रीजन के यंग इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर का अवार्ड ये अपने नाम किया। सप्लाई चेन से रिलेटेड है ये मकाला है, मामला है क्या ये मतलब कि प्लेटफॉर्म क्या था, किस तरीके से ये कामयाबी उन्होंने हासिल किया, इस पर हमने उनसे बात भी करनी है। खैर, जनीवा में ये कायम है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन। उन्होंने मोहम्मद वासिफ वक़ार के मकाले $1 मिलियन शिपमेंट को एशिया पैसिफिक से कामयाब जो है करार दिया। अच्छा, हमसे देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही। पाकिस्तान में से हम देखते हैं कि पहले जिस तरह से अवार्ड्स इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने उन्होंने लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मतलब जो नौजवान है बड़े बासलाहियत है। और हम अगर बात करें पाकिस्तान की तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो मिट्टी है ना बड़ी ज़रख़ेज़ है। इस तरह का टैलेंट हमारे सामने आता रहता है। बिल्कुल, वासिफ वक़ार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वासिफ, ये पहले तो हमें बताइए कि पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साथ हमें ये बताइएगा ये सप्लाई चेन की तहकीक में ऐसा क्या सामने लेकर आए हैं आप कि इंटरनेशनल फ्रेट अवार्ड से आपको नवाजा गया? ये क्या सिस्टम है, क्या एक प्रोग्राम था, क्या कोई कंपटीशन था, क्या था, ये हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन 92 न्यूज़। और जो ये है यंग इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग जो अवार्ड है वो स्टार्ट होता है आपके नेशनल कंट्री से आपका स्टार्ट होता है। हमारी एक एसोसिएशन है पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन, जिसका हम लोग हमारी जो कंपनी है वो मेंबर होती है। और उसके बाद जो है सबसे पहले आप नेशनल लेवल पे विन करते हैं। तो जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन है, जो इंटरनेशनली सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स को एक अंडर द अम्ब्रेला वर्किंग कर रही होती है, तो उसके अंदर हमारा ये होता है कि वो हमें एक टॉपिक देती है। उस टॉपिक के बेसिस पे आपने पहले नेशनल लेवल पे compete करना होता है। ठीक है। और जब आप नेशनल लेवल पे विन करते हैं, फिर आप उसके बाद एशिया पैसिफिक में विन करते हैं, और फिर एशिया पैसिफिक के बाद आप ग्लोबल की तरफ जो है आप जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो मुझे टॉपिक दिया उसमें ये था कि हमें जो मेरी कंपनी है W&W एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो भी मैंने एक एक्सपोर्ट शिपमेंट और इंपोर्ट शिपमेंट जो है वो मैंने 6000 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। तो उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है पीफा की एसोसिएशन सारी बोर्ड के सामने, और फिर जो पाकिस्तान से जितने भी यंग फ्रेट फॉरवर्डर्स आए होते हैं, तो उनके बीच में जो सारा कॉन्टेस्ट होता है उसमें फिर वो विन करते हैं। तो मैंने 2020 में नेशनल विन किया, पहले यंग फ्रेट फॉरवर्डर अवार्ड, फिर मेरा नाम जो है वो एशिया पैसिफिक में उन्होंने नॉमिनेट किया। फिर वहाँ पे जो है एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड और चाइना और डिफरेंट कंट्रीज़ आते हैं। तो उसमें 17 टोटल कंटेस्टेंट्स थे, जिसमें से मैंने जो है एशिया पैसिफिक में अपने उस टॉपिक के बेसिस पे 6000 वर्ड्स का एक डिसर्टेशन होता है, वो लिख के मैंने जो है वो विन किया। अच्छा वासिफ, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ्रेट में मसाइल क्या हैं इस वक्त, और उनको हल करने के लिए आपके पास कोई इसके ऊपर तजावीज़ भी हैं? जी, असल में पाकिस्तान में फ्रेट फॉरवर्डिंग जो इस इंडस्ट्री को बड़ा बैकवर्ड रखा गया। जो हमारी फ्रेट फॉरवर्डिंग है उसके अंदर ये है कि पहले तो बात ये है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग की इंडस्ट्री को शुरू में इंडस्ट्री नहीं समझा जाता था। तो पहले मैं आप लोगों को ये चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या चीज़ है। फ्रेट फॉरवर्डिंग बेसिकली है कि आप एक मैन्युफैक्चरर एंड से लेके बायर एंड तक जो बीच में जितनी भी सर्विसेज आती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर आप उस प्रोडक्ट की लोडिंग हो गई, अगर आपको लेबर प्रोवाइड करनी है, या कोई लोडिंग रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट होता है जैसे लिफ्टर, क्रेन्स, वो प्रोवाइड करने होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी होती है। फिर उसके बाद उस कार्गो की कस्टम क्लियरेंस करवा के उस कार्गो की बुकिंग करवानी होती है एयरलाइंस, अगर बाय एयर है, और अगर बाय सी है तो शिपिंग लाइन के थ्रू बुकिंग करवा के आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना होता है, या अगर इंपोर्ट है तो वो वाइस वर्सा हो जाता है। तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है किसी भी वर्ल्ड वाइड फ्रेट फॉरवर्डर का जो रोल है वो 70 to 80% डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा होता है आपकी ट्रेड इकोनॉमी को। तो एज अ फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पास्ट ईयर्स इसको एज अ इंडस्ट्री भी नहीं समझा गया। तो हमारा जो पाकिस्तान ये जो इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन है, इसका बड़ा रोल है कि उन्होंने स्टेट बैंक के साथ और गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के उनको ट्रेनिंग्स दी और उनको समझाया कि जो फ्रेट फॉरवर्डिंग का जो ये इंडस्ट्री है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसका ये है कि अभी हम लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। हम लोग मैंने विन किया है, तो मैं अभी सामने आ गया हूँ, तो मैं और ज़्यादा जो है उस पर हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं। बाकी जो जितने हमारे इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट ठीक है वासिफ, हमें ये भी बताइएगा कोरोना के दौरान जो हम ग्लोबली सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा है, और सप्लाई चेन में ऐसी हम कौन कौन सी जदीद टेक्निक्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ताजिरों को सीखनी चाहिए, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है?
देखिए, जब कोविड-19 आया तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बाकी इंडस्ट्री भी जो है बहुत बैडली हिट हुई, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री भी बहुत बैडली हिट हुई। 72% ऑफ द वर्ल्ड जितना भी है, अगर आप उसको परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 72% जो है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुई। और उस इफ़ेक्ट की वजह से ये हुआ कि जितने भी फ्रेट्स हैं 200% 300% फ्रेट चार्जेस बढ़ गए। जब फ्रेट चार्जेस बढ़ते हैं तो डायरेक्टली असल में एक जो मैन्युफैक्चरर है उसका एक प्रोडक्ट कॉस्ट होती है और एक कॉस्ट होती है लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो दोनों कॉस्ट मिलके ये मेजर कॉस्ट होती हैं जो आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और आप इंटरनेशनली उसको कम्पीट करते हैं। तो जब 200-300% आपका फ्रेट बढ़ा तो उसकी वजह से डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट आया। प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट आने के बाद जो है वो प्राइजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो गई हर चीज़ की। तो इंडस्ट्री कुछ महीने बंद रही बिकॉज एयरलाइंस जो हैं वो एयरक्राफ्ट जो हैं वो नहीं आ रहे थे, सारी कंट्रीज़ लॉकडाउन हो गया था, तो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हुआ। बिल्कुल ठीक है वासिफ, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, ज़्यादा मुबारक हो आपको और कि आपने ये जो है अवार्ड विन किया है और आपने नेशनल लेवल पे पहले विन किया और फिर आप एशिया पैसिफिक जो लेवल है उस पे जाके रीजन में जाके जो मुकाबला हुआ उसको भी आपने विन किया है। और अभी हमने एक ब्रेक लेनी है। बिल्कुल, हमें ब्रेक पे जाना है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सबसे बड़े पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अपोजिशन जमातें हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को घर भेजने के लिए हाथ पांव मार रही हैं, मगर हुक्मरान जमात के इरादे हमें कुछ और ही नज़र आ रहे हैं, जो सिंध से पीपल्स पार्टी की छुट्टी करा के अपनी हुकूमत बनाने के लिए पर तोल रही है। बिल्कुल, इस सिलसिले में चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास भी हो चुका है, जबकि शेख रशीद समेत PTI के दीगर वज़ीर जो हैं उनकी जानिब से भी ताबड़तोड़ बयानात सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए अरबाब गुलाम रहीम की, तो मुआविन ख़ुसूसी की जो हैसियत है उससे एंट्री भी पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज बन गई है। अच्छा, अब देखें तो कराची में ख़ास तौर पर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या PTI सिंध में डिलीवर कर पाएगी, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी डिलीवर कर पाई नहीं कर पाई ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बता रहे हैं, लेकिन कराची से मैंडेट मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी लोगों को कि अब हमारे हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन वहाँ पर जब मामलात ख़राब हो रहे हैं तो फिर यही मामला आ रहा है कि जी कि 18वीं तरमीम है और सिंध के जो मामलात हैं उसके अंदर सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए, लेकिन वो किरदार नज़र नहीं आ रहा। और जो वोटर्स हैं अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ नाराज़ हैं और सिंध हुकूमत से तो वो नाराज़ थे ही, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सिंध सरकार कराची के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो PTI भी 3 साल के दौरान अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के जो है वो दिल जो है वो नहीं उस तरह से जीत सकी जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह से दावे किए गए थे। अगर हम बात करें तो तारीखी पैकेजेस की, तो वो ऐलानात किए गए जो कि अच्छी बात है, मगर अवाम इस वक्त मतलब खुश तब होंगे जब उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। असल मसला अवाम का है। बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन असेंबली हलीम आदिल शेख साहब। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा कि वैसे तो अपोजिशन की तमाम जमातें कोशिश कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजना है, लेकिन आप लोग कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। आपका प्लान अब कुछ तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है सर। देखिए, बिल्कुल मैंने आपका इंट्रो भी सुना, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस पर कमेंट कर दूं, फिर मैं आगे आ जाता हूं। एक सवाल आता है कि जी कराची से मैंडेट मिला और कराची के लिए कुछ नहीं किया, एक मिथ सी बन गई है जिसको हमारे मीडिया पे इंट्रोज के अंदर अक्सर कहा जाता है, तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद मैं आता हूँ हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट आई, सिंध में गवर्नमेंट नहीं आई, सिंध में तब्दीली आते रह गई। उसके बाद आते ही 162 अरब का पैकेज का अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और उसको आज तक वो ढोल पीट रहे होते हैं उसका। उसके आते ही इन्होंने कहा कि जी ये तो सिंध पर हमला हो गया, आप हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दे दे, हम बनाएंगे। इनकी पहली बात ये थी कि ये तो आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, और उसके अंदर रुकावटें डाली, प्रॉब्लम्स पर किए। उसके बाद हमने कहा चलो जी रास्ता एक और लेते हैं, SIDCL जो कि पहले KIDCL हुआ करती थी, जिसका इफ्तिताह नवाज शरीफ साहब ने वो सिंध के चीफ मिनिस्टर कामिल शाह के साथ मिलकर किया था 2015 या 16 में। उस वक्त तक वो जायज़ थे इनके लिए,
जैसे ही हमने SIDCL के जरिए कायम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये तो जी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, हम काम नहीं करने देंगे। अब देखिए मेरी बात को समझना पड़ेगा, आईनी मामला है। वैसे बड़ा अच्छा कि जी PP ने भी नहीं किया, आपने क्या किया, मैंडेट हमें मिल गया, स्टीयरिंग नहीं मिला। स्टीयरिंग भी अगर ना बैठे हो तो पीछे तो पूरी गाड़ी भर लो, मर्जी तो ड्राइवर की चल रही होती है। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने SIDCL से 3 बड़े ब्रिजेस सेंट्रल में बनाए, रोड्स बनाई, और उसके अलावा जब हमने कराची के गली महलों की रोडों वोडों की बात की तो वो कहते देखो ये क्या फेडरल गवर्नमेंट है, ये तो गलियां पक्की करने की बात करी, ये फेडरल गवर्नमेंट है। उसके बाद चलिए उस पर हमने काम किया। अब फिर आ जाते हैं 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स पे जो पिछले साल था। चलो भाई आप आ जाओ, आप कमांड ले लो, PCIC के सरबराह CM साहब बन जाएं। उसकी सुनिए, ये है रियलिटीज जो आपको बतानी चाहिए तो कराची के लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को। उसके अंदर हुआ कि 625 अरब के प्रोजेक्ट हमारे 62% और 38% सिंध गवर्नमेंट का। उस 625 में उसके बड़े काम थे हमारे जिम्मे थे। K4 इन्होंने 13 साल में एक बूंद पानी नहीं दिया, हमने कहा K4 फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। नाले जो सबसे बड़ा मसला था, गुज्जर नाला, दुनिया डूबती हुई, आप कश्तियां चलती हुई दिखा रहे होते थे गंदी गलियों में, गटर के पानी के अंदर कश्तियां, बसों को कश्ती, मोटरसाइकिल कश्ती, मतलब गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, उसके ऊपर 35 अरब रुपए लग चुके और 80% काम मुकम्मल हो चुका है। इस दफा बारिशें अगर थोड़ी ज्यादा भी आई तो जो पुरअमन रहे वहां नहीं हुआ, मैं बता रहा हमने कर दिया। K4 का प्रोजेक्ट बाबडा के हवाले हो चुका है और वो आगे बढ़ चुका है। उसके बाद ग्रीन लाइन 13 साल में एक बस नहीं दी PP ने, इंशाल्लाह सितंबर में ही आज वहां से 80 बसें चल चुकी हैं चाइना से, और इंशाल्लाह सितंबर के एंड अक्टूबर में कराची में ग्रीन लाइन बसें चलती हुई नजर आएंगी। ग्रीन लाइन का ट्रैक बन चुका है। KCR और फ्रेट टर्मिनल जो रेलवे के जो बड़े काम 5 हमें मिले जो 625 अरब के थे, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ चुका है, बसें नजर आ जाएंगी। K4 आपको उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं उसी वक्त में सिंध गवर्नमेंट ने जो 450 अरब में करना था, ठीक है, 41 नाले की DMC के साफ करने थे, एक भी नहीं हटाया। ना 500 नाले अपने एक छोटी नालियां साफ की, ना रोडे बनाई, ना रास्ते बनाए, ना कचरा उठाया, ना कुछ भी तो नहीं किया। तो बात यह है हमारा काम अपने एंड पे स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद 446 अरब का पैकेज सिंध, दीगर सिंध के लिए भी आया है। उसके अंदर जो दीगर इजला के लिए सक्खर हैदराबाद मोटरवे, सिंध गवर्नमेंट को जमीन के पैसे दिए जा चुके हैं, लेकिन वजीर आला के जिले से हलीमा दिल शेख साहब, पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो सिंध में जड़ें बहुत मजबूत है और वहाँ के अवाम जो है वो भुट्टो की जमात के खिलाफ वोट देने पर तैयार कैसे होंगे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी मैं बताता हूँ, इतनी जड़ें मजबूत है कि पिछली दफा तमाम तर कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद सिर्फ 16 सीटों का फर्क है। अब हमारे पास ज्वाइंट अपोजिशन के बाद 65 या 69 सीट्स हैं, TLP को लगा लें तो 68, और इनके पास कोई 99 सीट्स हैं, 15-16 सीट्स का फर्क है। तो जड़ें इतनी मजबूत रही हैं। यहाँ आपको पता है कि 97 में PP मुखालिफ गवर्नमेंट बन चुकी है, 2002 में PP मुखालिफ गवर्नमेंट बन चुकी है, 2013 में 13 सीटों का फर्क था, इस वक्त सिर्फ 16 सीटों का फर्क है। तो ऐसे, और कहीं हमारा MPA 2000 वोट से आ रहा है, कहीं 10,000 वोट से आ रहा है, कहीं MNA जो हमारा 20,000 वोट से आ रहा है, कहीं 4,000 वोट से आ रहा है। बात यह है कि इतना बड़ा वोटों का फर्क नहीं है, वो जड़ें खोखली हो चुकी हैं और इसी खोखली जड़ों से निमटने के लिए हम इंशाल्लाह मैदान में उतरे पॉलिटिकली। वजह क्या है कि देखिए इन्होंने जो 13 साल में गदर किया है ना, जिसकी वजह से जड़ें खोखली हो चुकी हैं। लोग एक खौफ में मुब्तला है, डर में मुब्तला है, उनका खौफ निकालना है, वो डर निकालना है, उनको फेडरल गवर्नमेंट ने बताना है, अपनी रिट शो करनी है। इंशाल्लाह लोग हमें वेलकमिंग लोगों का एटीट्यूड है, हम तो लोगों से मिलते हैं। अरबाब गुलाम रहीम साहब भी मैदान में उतरे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकली हम अपनी मास मोबिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है हलीमा दिल शेख साहब, एतराज ये हो रहा है कि मसला सारा अना का है। अगर हम सिंध हुकूमत का भी देखें तो मसला अना का है, वफाकी हुकूमत का भी देखें तो मसला अना का है। वज़ीर आज़म साहब आए थे, एक मुलाकात कर लेते वज़ीर आला सिंध के साथ, उनको बिठाते, उनको समझाने की कोशिश करते, लेकिन मसला अना का लोग कह रहे हैं कि है, एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाह रहे, तो मसाइल का हल कैसे होगा? ऐलानात तो दोनों साइड से बहुत किए जाते हैं। काश समझ आ जाए कि मसला अना का अगर होता तो पिछली दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब को गवर्नर हाउस में बुलाकर उन्हें इसका कमेटी का सरबराह ना बनाया जाता। अगर मसला अना का होता तो पिछली दफ़ा गवर्नर साहब मतलब खुद प्राइम मिनिस्टर अपने साथ बैठाकर अनाउंसमेंट ना करते। मसला अना का नहीं है। वो सारी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ मिलाने से अना खत्म हो जाएगी क्या? वो PM ने उस दिन, मैं भी नहीं गया, कोई नहीं गया, गवर्नर हाउस वो नहीं आए, नेवी का फंक्शन था। मेरा मतलब ये है कि इससे पहले जब वो आते हैं हमेशा इनको बुलाया जाता है। तो ये एक अना से मतलब है कि ये कोई गर्लफ्रेंड होता है चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के, जी आपको फोन नहीं किया तो नाराज हो गए। बात यह है कि इस दफा नहीं था उसका काम, जहां काम था वो आते हैं, काम करना चाहिए।
इतना हमने कड़वा घूंट पीकर इनको सरबराह बनाया। पीसीआईसी की मीटिंग्स होती हैं, उसमें असद उमर साहब, अली जैदी साहब, अमीनुल हक साहब मौजूद होते हैं, सब कुछ होते हैं। ड्रामेबाजी करती है पीपल्स पार्टी, चूंकि कर कुछ नहीं रहे हैं और हमारे गले डाल रहे होते हैं। हमने तो देखिए अपने हिस्से का काम स्टार्ट कर दिया ना, कोई इनसे पूछे कि आपने क्या किया। बात यह है कि सिंध का एटीट्यूड बड़ा वेलकमिंग है। जो आपका असल बात पर आ जाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। सिंध में बहुत बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के लोगों की है जो कि बैक बेंचर्स है। असेंबली में 2 सीटें जो फ्रंट पे है, 2 रोज हैं, उसके अलावा जितने हैं उनसे अकेले में मिल लो। बस मैं कल तौबा तौबा क्या क्या कह रहे होते हैं, वो कहते हैं हम तो लावारिस हैं, इनके सिलेक्टेड लोग जो हैं, बैक बेंचर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के जो है बातें कर रहे हैं। अगर बैकडोर राब्तों की हम बात करें आपसे जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब, सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है सिंध में। बिल्कुल, आगे हम बढ़ेंगे और वफाकी हुकूमत की बात करें। वफाकी हुकूमत मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के लिए पुरअज़्म है, मगर इसके लिए हंगामी बुनियादों पर मुआशी इस्लाहात ज़रूरी हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस ज़मन में इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल को हिदायत अब जारी की हैं कि हफ्ते को होने वाले अहम इजलास में उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुआशी तब्दीली के लिए इस्लाहात का अब अमल तेज़ कर दिया जाए और कारोबार में आसानियाँ पैदा की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मईशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की तरगीब दे रही है। मुतल्लिका हुक्काम सरमायाकारों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करें। साथ ही साथ सरकारी मिल्कियती कारोबारी इदारों को उन्होंने कहा कि बेहतर बनाया जाएगा। हाँ जी, ये सारी सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब। सलमान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब कहा है कि सरमायाकारों को मरगूब करने के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने के लिए किन किन इक़दामात की ख़ास तौर पर हमें ज़रूरत है? जी, ये आई थिंक कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकनॉमिक ग्रोथ का अमल शुरू हुआ है, इसको बरकरार रखना और इसको तेज़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो फिर दूसरे मुल्क के इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो इस सिलसिले में ये आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर के फोकस में है ये चीज़। और तमाम वो जो इस्लाहात हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करने के, या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, या NOCs लेने का जो निज़ाम है उसको डीरेगुलेट करना, बैंकों को इन्वेस्टमेंट की तरफ माइल करना, तो ये तमाम चीज़ें इसका हिस्सा हैं और इसके ऊपर अब गवर्नमेंट पूरी तरह से फोकस। अच्छा सलमान शाह साहब, हुकूमत GDP की शरह नमू को 6% और GDP और सरमायाकारी के तनासुब को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने के लिए भी कोशिशों में है। तो इन टारगेट्स को हासिल करने के लिए आप क्या समझते हैं, किन तजावीज़ को अमली शक्ल दी जा रही है? लेकिन सबसे पहली बात होती है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए मौके वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, एक मुल्क में प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इनपुट कॉस्ट जो हैं वो बड़ी कम होनी चाहिए, जिसमें एनर्जी कॉस्ट है, जिसमें टैक्सेस का निज़ाम है, जिसमें बाकी जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं उनकी कॉस्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी लेबर कॉस्ट कैसी हैं। और पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट आपको पता है कि बड़ी कम है। और अब इस्लाहात भी इतनी हो रही हैं कि डीरेगुलेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है, कि आसान कर रही है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आसानियाँ पैदा की हैं, इसी तरह तमाम वैल्यू चेन्स में आसानियाँ पैदा कर रही है, ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे। उसका काम है इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस करना, रोज़गार पैदा करना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, क्वालिटी को बेहतर करना। और हुकूमत का काम है कि उसको फैसिलिटेट करना और उसके जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर करना। और बहुत से हमारे कानून कई बार हर्डल बन जाते हैं, कई बार रूल्स जो हैं वो हर्डल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको दुरुस्त करना ये ऑब्जेक्टिव है हुकूमत का। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, ये बताइएगा, इस्लाहात के अमल को तेज़ करने की बात हो रही है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आगे आने वाले वक्त में तो हुकूमत इलेक्शन मोड में चली जाएगी और फिर इस्लाहात को तेज़ करने की बात हो रही है? मौशी कारकर्दगी पर अगले साल का कैसा असर पड़ रहा होगा जब हुकूमत की तवज्जो दूसरी जानिब भी होगी?
देखिए, हुकूमत अगर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में कामयाब हो जाती है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी तो उससे हुकूमत को इलेक्शंस में बहुत कामयाबी मिलेगी, क्योंकि लोगों को भी एहसास है कि बड़े मुश्किल वक्त में हुकूमत ली थी पीटीआई ने। एक तरफ कर्ज़ों का पहाड़ था, दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट जो इतना ज़्यादा था कि वो आपके पास पैसे ही नहीं थे उसको पुर करने के लिए। उसके ऊपर फिर ये पेंडेमिक का भी हुआ, अब ये चौथी वेव में हम जा रहे हैं, इसकी मैनेजमेंट भी रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर की गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और एहसान होगा कि ये अब टल जाए, हमारी इकॉनमी पे इसका फर्दर इम्पैक्ट ना आए, तो फिर आगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी तेज़ होगी। इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं भरपूर तरीके से वो हिस्सा ले रहे हैं। रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई होती जा रही हैं, और वो ना सिर्फ कंजम्पशन में जा रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट में भी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी बुनियाद रख देगी। अगले 2 साल में इकॉनमी जो है 7-8% तक भी जा सकती है, और उसके बाद अगर ये गवर्नमेंट री-इलेक्ट हो जाती है तो फिर ये अगले 5 साल 10 साल तक ये इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहेगी, क्योंकि बेसिक बहुत शुक्रिया सलमान रिफॉर्म। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने आपकी जो है गुफ्तगू हमारे नाज़रीन ने भी सुनी है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह उन्होंने बात की इकॉनमी की, तो वो एक बेहतर तरफ जो है वो जाती हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे एनवी टेलीकॉम ने दीगर ममालिक के लिए स्मार्टफोन की बरामदात का आगाज़ कर दिया, और 4G स्मार्टफोन की पहली खेप मैन्युफैक्चर डॉन पाकिस्तान के जो है ना टैग के साथ वो मुत्तहिदा अरब अमारात को बरामद की गई है। जी, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान का टैग है ये, और ये तैयार करदा पहले 5500 स्मार्टफोन्स जुमे को UAE बरामद किए गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए उमूर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है कि मुल्की बरामदात में पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बने स्मार्टफोन्स की बरामदात का आगाज़ भी हो गया है। अब इस सारे हवाले से हम बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सनअत और तिजारत आलिया हमजा साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आलिया साहिबा। पाकिस्तान का मोबाइल फ़ोन बरामद करना कितना खुशाइंद है, और इस सनत से कितना ज़र मुबादला कमाने का पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान जो इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मोबाइल फोन। आप इससे अंदाजा करें, और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज थे, बांग्लादेश को ले लें, इंडिया को ले लें, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग देयर लोकल मैन्युफैक्चर्ड फोन। 2018 में जब हमारी हुकूमत आई तो बेसिकली हमने इम्प्लीमेंट किया डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। उससे हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और हमने अपनी स्मगलिंग को कंट्रोल किया। लेकिन जो गेम चेंजर था दैट वाज द मोबाइल पॉलिसी। जो मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर 2020-2023 इसने टोटली इस सेक्टर के, जो मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, उसके डायनेमिक्स चेंज कर दिए। यानी पाकिस्तान जो वंस इट वाज एन इंपोर्टिंग मोबाइल इंपोर्टिंग 7th लार्जेस्ट कंट्री था, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग मोबाइल फोन। हमने इंसेंटिव दिए, हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि यहाँ पर हमारी 25 कंपनी आकर इन्वेस्ट कर रही हैं इन मोबाइल सेक्टर, एंड दे आर द बिगेस्ट वन। अगर मैं ये देखूं कि हमारी जो 25 नई कंपनियों में सैमसंग ने ऑथराइजेशन लेनी है, आप विवो को देखें, ओप्पो को देखें, नोकिया को देखें, टेक्नो को देखें, इन्फिनिक्स को देखें, तो दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान। पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर हम जो मोबाइल्स हैं उनकी लोकल असेंबलिंग करेंगे, और जो हम करके, जो आपने भी बताया, हमने 5500 मोबाइल UAE एक्सपोर्ट किया है। तो दिस इज समथिंग लैंडमार्क, जिससे वाकई मुझे खुशी है कि 92 न्यूज ने इसको हाईलाइट किया। बिल्कुल ठीक है आलिया हमजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, और हम
जानते हैं कि मोबाइल कितने महंगे पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा होता है, बाहर से मोबाइल आ रहे होते हैं और मोबाइल इतने महंगे पड़ रहे होते हैं इंसानों, मतलब जब हम ले रहे होते हैं। शहरी इस बात का बहुत ज़्यादा जो है शिकवा करते हुए भी नज़र आते हैं। जब पाकिस्तान में बन रहे होंगे तो यकीनन कीमतें भी कम होंगी। और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान के नाम से वो जब वो देख रहे होंगे, अब ये यूज़र जो यूज़ कर रहे होंगे यूएई में, तो वो कितना प्राउड मोमेंट होगा। बिल्कुल ऐसी। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे कौमी हीरो शहीद कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा की, जिनके नाम बड़ा एजाज़। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर शहीद मोहम्मद अली सतपारा को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी देने का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अली सतपारा दीगर 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं के हमरा K2 सर करने के दौरान लापता हुए थे, जिसके बाद उनका जस्ते खाकी K2 बोटल नेक से 300 मीटर नीचे मिला था। और साजिद अली सतपारा जो हैं, उन्होंने ये हमारे साथ शेयर की थी इंफॉर्मेशन, और हम साजिद सतपारा से ही बात करेंगे। हमारे साथ साजिद मौजूद है। साजिद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साजिद, कैसा फील कर रही है आपकी फैमिली कि आपके वालिद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जो है नामजद कर दिया गया है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा? जी, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वालिद के एजाज़ और मुल्क के लिए खदमात को सराहते हुए इस अवार्ड के लिए नामिनेट किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने इस अवार्ड के लिए नामिनेट किया। ठीक है साजिद, एक ट्वीट भी आपने की थी निशान इम्तियाज़ के हवाले से। जी, शुरू में हमने वो तो गवर्नमेंट से भी अपील की थी कि निशान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, वालिद के जो कारनामे और कुर्बानी के एजाज़ में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरह रिकॉग्नाइज़ किया और जो मुनासिब समझा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। अच्छा साजिद, वालिद साहब का कौन सा ऐसा ख्वाब है जिसको आपने कहा है, सोचा हुआ है कि आपने उसे पूरा करना है, और किस बात को अपने वालिद साहब की आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं? जी, वालिद और मैं पर्सनली क्लाइंबिंग पार्टनर भी थे और दोस्तों की तरफ से, तो वालिद की कभी तो कोई भी चीज़ पूरी कर नहीं सकती। तो अल्लाह का करना, जो वालिद का ख्वाब था, जो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों पर पाकिस्तान का परचम लहराने का, इंशाअल्लाह मैं उसको पूरा करूंगा और मुल्क का नाम रोशन करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है साजिद, हम भी जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं। आपने कुछ ट्वीट शेयर की थी, हमने पाकिस्तान का परचम वहाँ पर जो है बुलंद होता हुआ देखा था। कुछ अगर जब आप जस्दे खाकी ढूंढने के लिए गए थे, डेड बॉडी आपको मिली थी, अगर आप कुछ जो है यादें हमारे साथ शेयर कर सकें। जी, 5 फरवरी को ये वालिद और दूसरे 2 साथियों की मिसिंग हुई थी। हमने इस साल जो सर्च ऑपरेशन किया था K2 में, मैं एक कैनेडियन की फिल्म मेकर और कुछ हमारी टीम थी, हम डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रहे थे इसमें, और हमारा मिशन भी था जो मिशन क्लाइंबर्स है उनकी सर्चिंग करें। अल्लाह का करना, हमने अल्लाह के फजल करम से हम कामयाब हो गए, और वालिद को 8300 से अबाव वालिद और जॉनसन की बॉडीज़ हमें मिली, और JP की कोई 8100-200 मीटर पर उसकी बॉडी मिली। तो हमने वालिद की बॉडी को नीचे लाकर कैम्फोर में वालिद की तदफीन कर दी। ठीक है साजिद, तदफीन कर दी आपने। उसके बाद कुछ लोग ये भी पूछना चाह रहे थे, यकीनन हमारे पास उस वक्त तो जवाब नहीं था, कि क्या आपकी फैमिली ने फैसला किया है कि बॉडी को वहीं पर रखा जाएगा, मुनासिब वक्त पर नीचे लेकर आएंगे? जी, उस वक्त तो पर्सनली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी टीम के लिए इसका प्रॉपर एक प्लानिंग और बहुत उसके लिए रिकॉर्डिंग सेटअप चाहिए था। तो वालिद की अभी मैंने तदफीन कर दी है 7900 मीटर कैम्फोर पे। तो मेरी फैमिली तो चाहती थी कि वालिद की बॉडी को नीचे ला हम अपने आबाई इलाके में ही तदफीन कर दें, बस अल्लाह का करना उस वक्त पॉसिबल नहीं था। तो मेरी अपनी कैपेसिटी में जो था और अल्लाह को जो मंजूर था, तो मैंने उधर ही तदफीन कर दी वालिद की बॉडी को। अच्छा साजिद, फ्यूचर में कोई प्लान है कि वो डेड बॉडी को आप शिफ्ट कर सकें अपनी फैमिली, जिस तरह से आपकी की डिमांड है, या उनके वो चाहते हैं कि आप उनको आबाई उनका जो गांव है वहाँ पर दफनाया जाए?
जी जी, इसमें अभी वालिद की बॉडी जो तदफीन कर दी हमने कैंपोर पे, तो उसमें ये होता है कि ग्लेशियर जो माउंटेन में भी आगे पीछे होता है, तो इसमें नेक्स्ट टाइम जब हम जाएं तो उधर बॉडी ना हो कोई 10 मीटर 15 मीटर आगे पीछे हो जाए ग्लेशियर, ये भी है। लेकिन अभी तदफीन कर दी वालिद की, तो फिर बार बार मैं वो करके फिर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है वालिद। अब आप कई हीरोज़ जो है ना, कई बच्चे वो अली सतपारा को देखकर, आपको देखकर उनमें ये शौक़ पैदा हो रहा है, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? और साथ हमें ये भी बताएं कि गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगे कि कोपहमाओं के लिए किस तरह की सहूलियात होनी चाहिए? जी जी, गवर्नमेंट को भी चाहिए। और मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान तो दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ जो है टूरिज्म सभा उनका वो है, मस्कन है, घर है, तो स्पेशली इस माउंटेनिंग काम हो, माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट बने और माउंटेनर्स और यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में जो क्लाइंबिंग का फ्यूचर है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का हिस्सा बने, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कह रहे हैं कि हमने तो रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हम खुश हैं कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड के लिए नामजद किया गया अली सतपारा को। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने बात की है कि सहूलियात जो है गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की उनकी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोई काम करे। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाके गैर मामूली कुदरती हुस्न के हामिल है, ये सब जानते हैं, जहाँ कदम कदम पर हम देखते हैं कि फितरत के हसीन नज़ारे बिखरे हुए हैं, मगर साथ ही ये इलाके वसाइल से महरूम और मकामी आबादी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। अच्छा, सयाहती इन इलाकों का बड़ा ज़रिया आमदन है। बदकिस्मती से कोरोना की पहली लहर के दौरान लोगों से रोज़गार का ये मौका भी छिन गया था, और इन हालात में कारोबारी तबकों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सयाहती इलाकों में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को भी फ़रोग दिया जाए। अच्छा, उनका कहना है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार जो हैं वो मईशत का अहम जुज़ हैं, उनको फ़रोग देकर ना सिर्फ मकामी इलाकों की मईशत मुस्तहकम होगी बल्कि रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। और इससे ख़ास तौर पर अगर हम मकामी लोगों की बात करें, उनको अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। जबकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कहना है कि पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के बहुत ज़्यादा मौके हैं, और हुकूमत भी इस ज़मन में सरमायाकारों के लिए वसीम मौक़ों की पेशकश करती है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसमें कहा गया है कि पुर्तगाल के सफ़ीर से मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कहना था कि दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साजगार हालात से फ़ायदा उठाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जहाँ पर ये देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान को सयाहत के शोबे से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी बारहा इसका जिक्र करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से खासा नुकसान भी पहुंचा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर बहुत देर के लिए जो है सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, रश इतना ज़्यादा हो जाता है। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है MD TDC आफ्ताबुर रहमान राना साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राना साहब, ये बताइएगा, हमने देखा रवां साल कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में सयाहत में इजाफा होता हुआ ही नज़र आ रहा है, लोग बड़ी तादाद में सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया है, कितना ट्रेंड तब्दील हुआ है? जी, यकीनन जो कोविड की वजह से हालात दुनिया भर में पैदा हुए हैं, उससे जो सैर व सियाहत का शोबा है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। बल्कि जो बैनुल-अक़वामी इदाद-ओ-शुमार हैं वो बताते हैं कि इंटरनेशनली जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने वाले टूरिस्ट हैं उनकी तादाद में 80% से भी ज़्यादा कमी हुई, जो कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ऐसा डाउनफॉल दुनिया की टूरिज़्म की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुकामी सियाहत ज़्यादा है, जिसको हम डोमेस्टिक टूरिज़्म कहते हैं, हमारी जो ओवरऑल टूरिज़्म है उसका 96% डोमेस्टिक टूरिज़्म पे मुश्तमिल है। तो यकीनन पहली जब कोविड की लहर आई थी उस वक़्त काफ़ी दुश्वारियाँ थी, तो हमें टूरिज़्म को खोलने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी प्रिपरेशन को बेहतर किया, तो इस साल आपने देखा होगा कि टूरिज़्म को सीज़न के शुरू होते ही खोल दिया गया था और SOPs के ऊपर ट्रेनिंग्स दिए गए थे और उसकी पब्लिसिटी की गई थी ताकि लोग उनको फॉलो करें। तो इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो मुल्की सयाह हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं। बल्कि इस बार तो देखने में यह आया कि पिछले साल के भी रिकॉर्ड टूट गए और अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा जो सयाह हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र कर चुके हैं और अभी मज़ीद 1-1.5 महीने में और लोग भी बहुत सारे सफ़र करेंगे। तो यकीनन कोविड ने मसाइल पैदा किए। बिल्कुल, कोविड की वजह से मसाइल ज़रूर पैदा हुए थे, लेकिन अब हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए।
और अभी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर मुल्की सियाहत है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता खोलें, ताकि जो एडवेंचर टूरिज़म और कल्चर टूरिज़म के लिए गैर मुल्की लोग पाकिस्तान आते थे उनकी आमद भी शुरू हो जाए। अच्छा राना साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बात की कि रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं पिछले साल की निस्बत, इस साल जो है वो ट्रेंड ज़्यादा था, तो आप क्या समझते हैं जिस तरह सयाहों की तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर सहूलियात के लिए PTTC क्या क्या इकदाम कर रहा है? सिर्फ PTDC नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबाई इदारे भी मिलके इसके लिए बहुत सारी कोशिशों पे काम हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके 3 सालों में जो सियाहती शोबे के अंदर काम हुए हैं वो एक बहुत ही तेज़ी के साथ पाकिस्तान के टूरिज़म के शोबे को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर हुकूमत ने इस चीज़ का शुरू ही से अपना फोकस किया है कि नए इलाकों को खोलने के लिए बाकायदा प्लान तैयार किए जाएं। ये जो बेहंगम डेवलपमेंट है टूरिज़म की, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में मसाइल भी पैदा हुए हैं, तो हुकूमत ये चाहती है कि जो भी अभी नए इलाके सियाहत के लिए खोले जाएं उनके बाकायदा पहले मास्टर प्लान्स किए जाएं, उनके फिजिबिलिटीज़ बने और उसके मुताबिक उन इलाकों को खोला जाए। तो तमाम सूबों में इस वक्त बहुत सारे ऐसे नए मकामात हैं जिनके ये मास्टर प्लान्स तैयार होने के आखिरी मरहल में है और बहुत सारे जगहों पे नए इलाकों को ओपन भी कर दिया जाएगा। जैसे KPK के अंदर 20 नए मकामात के ऊपर ग्लैम्पिंग साइट्स बनाई गई हैं जहाँ पे भी लोग एडवेंचर और इको टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर नए मकामात के प्लान्स डेवलप हो गए, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों को सहूलियात ठीक है। आफ्ताबुर रहमान राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, हमने सयाहत की बात की, अब कुछ बात कर लेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो पहला टेस्ट खेला गया और वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दिया। अच्छा, वैसे ये सूरत हाल जो थी वो काफ़ी, एक तो मैच वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन जिस तरह से एंड हमने देखा ना कि इतनी ज़्यादा मतलब वो थी ना, हाँ बिल्कुल 2 कैचेस ड्रॉप होने की देर थी कि पूरे मैच की जो सिचुएशन है वही बदल गई थी और हम हार गए। या 2 कैचेस वो कर लेते या 20 से 30 रन शायद ज़्यादा होते तो फिर भी पाकिस्तान जीत जाता। खैर, बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ा ही बेहतरीन मैच था। चलें, जो भी कहा जाए, खामियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन मैच बहुत बेहतरीन था। मैच को आपने कितना एंजॉय किया? वालेकुम सलाम हमजा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वाकई में मैच तो बहुत जबरदस्त था। एंड ऑफ द डे जीत तो क्रिकेट की हुई, टेस्ट क्रिकेट की हुई, जिसके फॉलोअर्स थोड़े से कम होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी कुछ क्रिटिसाइज भी हो रहे थे, इतनी T20 क्रिकेट हो रही है, T10 हो रही है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कल जावेद मियादाद साहब मेरे साथ शो का हिस्सा थे और हमारा शो कल रात को ऐसे वक्त में था कि जब लंच हुआ था और लंच पे 38 for 3 थे। तो उस वक्त जावेद मियादाद ने एक बात कही कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और जिस तरह की पिच है, जिस तरह की कंडीशन है, अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीता तो फिर मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि इतनी आइडियल कंडीशन, इतनी जबरदस्त कंडीशन। आप इससे अंदाजा करें हमजा, पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें जिसमें बाबर आजम भी शामिल थे, सिर्फ 43 रन पर गिर गई। जो उन्होंने अगर हम चौथे दिन का आगाज देखें तो 43 रन पर आउट हो गई थी। तो उस लिहाज से ऐसा लगता था कि अगर पाकिस्तान ने 168 का हदफ दिया है तो विकेट जितना हिल रहा है इतना मुश्किल होगा, ये वेस्ट इंडीज के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए जावेद मियादाद भी कह रहे थे हमारी जश्न आजादी थी। एंड ऑफ द डे तो बात यही होगी ना, जब रिकॉर्ड देखा जाएगा, पाकिस्तान हारा था, वेस्ट इंडीज जीता था, पहले वो 1 विकेट जीता था, 1 रन से जीता था। एंड ऑफ द डे रिकॉर्ड यही होगा। फिर हमारी जश्न आजादी भी थी, हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शुबा नहीं। काफी एफर्ट किया। हसन अली की बात करूँ, अब्बास की बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ, लेकिन यार क्या हमारे एफर्ट इस तरह की पिच पर भी क्या नामुकम्मल है? मेरा सवाल ये है, हमारे जिस तरह के फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे, क्या हमारे ये फास्ट बॉलर्स उन्हें मैच कर रहे हैं? बहुत जान मार रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कैचेस भी ड्रॉप हो गए, लेकिन हमारे वसीम वकार और जो आमिर आसिफ वगैरह की जो खेप थी, क्या ये उनको मैच कर रहे हैं? ये सवाल जरूर मौजूद है ना यहाँ पर। जी अच्छा, बिल्कुल नसीम साहब, अगर हम यासिर शाह की बात कर लें, आप नहीं समझते आखिरी 10 ओवर्स में उनको चांस देना चाहिए था, क्योंकि मेन स्पिनर हमारे पास वही थे और इनिंग्स भी आखिरी थी?
असल में आपने देखा होगा स्पिनर्स ने आउट नहीं किए, हाँ जी। इसके ऊपर ज्यादातर पेसर्स आउट करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वेस्ट इंडीज के पास कोई यासिर शाह के कैलिबर का स्पिनर नहीं था। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है। और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन हमेशा अमूमन स्पिन पे फंसते हैं, और खासकर ये जो लेग ब्रेक बॉलिंग होती है ये खासी डिफिकल्ट रही है वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों के लिए, इवन गोरों के लिए बहुत डिफिकल्ट रही है। आप उस लिहाज से बिल्कुल आप बात ठीक करिए कि हमारे पास यूज करने का टाइम मौजूद था, हम अगर जरूरत पड़ती तो कर सकते थे, लेकिन हमारे पास 17-18 रन बाकी थे जब हमने 9 आउट कर लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे वो है। बस ठीक है नसीम राजपूत साहब, शुरू में ठीक है, मतलब कि स्पेल हो रहा था, हम देख रहे थे, लेकिन हम इंग्लैंड को भी देखते हैं कि इंग्लैंड भी स्पेल को एक्सटेंड कर देते हैं। जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की हर गेंद पर यह लग रहा था कि शायद विकेट गिर जाएगी, उस वक्त शाहीन को भी तब्दील कर दिया, अब्बास को भी तब्दील कर दिया, एक तरफ से हसन अली शुरू हो गए, एक तरफ से फ़हीम शुरू हो गए। क्या जल्दबाजी थोड़ी सी नहीं की गई थी? शाहीन को 2-3-4 ओवर मजीद करवा दिए जाते? आपके पास ऑप्शंस बहुत कम थे, आप ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। ज़ाहिर बाबर की भी अपने दिमाग में होगा कि मैं इस तरीके चलाता हूँ, लेकिन शाहीन को ज्यादा ओवर कराने थे। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। और शाहीन ने जिस तरह का प्रेशर डेवलप किया हुआ था, पिछली इनिंग में भी वो 4 आउट करके आ रहे थे, अभी भी 5 आउट कर दिए थे जो हसन अली से कैच ड्रॉप हो गया। तो आप शाहीन से ज्यादा ओवर कराए जा सकते थे। वो बॉलर देखिए, जावेद मियांदाद साहब ने कल रात को ये बात की थी, उस वक्त जब हम लंच पे थे, वो मेरे ख्याल शो का हिस्सा था 10 बजे, तो उन्होंने कहा कहने लगे कि पाकिस्तान को जो बॉलर आउट कर रहा है उसका स्पेल बड़े बड़ा करा दें, लेकिन इस वक्त यूटिलाइज करना होगा 4-4, 5-5 ओवर के स्पेल से अपने बॉलर्स को इतनी इस्तेमाल करना होगा कि इनकी एनर्जी खत्म ना होने दो। इनको बॉल करना पड़ेगी या जान से गेंद करना पड़ेगी, इसलिए कि रन बहुत ज्यादा बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहे। हम यार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, रिजवान ने जब कैच लिया है, सारे खिलाड़ी ग्राउंड में आ गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान मैच जीत गया। एग्जैक्टली यार मैच नहीं जीता है अभी। लगान मूवी लग रही थी सर, लगान मूवी लग रही थी कि जिस तरह से वो सारे अंदर एंटर हो गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप एकदम से बिल्कुल अपने आप को थोड़ा कंट्रोल तो करो। अभी तो मैच जीतने के बाद क्या करोगे? सारे ग्राउंड से बाहर शहर में चक्कर मारोगे? अगर आप मैच जीते बगैर आपकी खुशी का ये लेवल है, तो आप कम से कम एटलीस्ट अपने रिजल्ट को तो देखो कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या था। और जब तक रिजल्ट आप जो डिजायर रिजल्ट है अगर वो अचीव नहीं कर लेते हो, तो आपकी सेलिब्रेशन का एक लेवल होना चाहिए। ठीक है ना? हमें सजदा करना बहुत अच्छी चीज है, हम सब जो है वो अपने रब को सजदा करते हैं, लेकिन अगर कोई बैट्समैन 50 रन पे सजदा कर रहा है, तो फिर वो 100 रन पे जाके क्या करेगा? फिर वो 200 रन पे जाके क्या करेगा? तो अपने टारगेट्स को बड़ा रखना चाहिए, छोटे टारगेट नहीं होने चाहिए। शकील की आदत थी, वो 50 रन करके जो है वो शुरू में सजदा करते थे जब नए आए थे। तो मैं उनको ये वाली बात कही थी, मैंने कहा भाई फिर 100 रन के बाद क्या करोगे? सजदा करना बहुत जरूरी है, अपने रब का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमने कभी हाशिम अमला को सजदा करते हुए नहीं देखा। तो एक छोटे मुसलमान थे, कहीं मोइन अली को देखा आपने ग्राउंड में सजदा करते हुए? कहने का मकसद है हम 50 रन पे भी कर रहे हैं, तो अपनी अप्रोच को ना थोड़ा सा जरा सा बड़ा करने की जरूरत है अगर बड़े रिजल्ट हासिल करने हैं तो। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया। हम ये भी तो सोच रहे, पता नहीं 100 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो 50 पर कर लेना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट। बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा बेहतरीन मैच था, लेकिन वेस्ट इंडीज जो है वो जीत गया, पाकिस्तान हार गए, वो जीत गए। चले हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं। एक मैच रह गया, उसमें देखेंगे पाकिस्तान, और उम्मीद तो यही करेंगे कि बराबर ही कर लें। पाकिस्तान जीते और सीरीज बराबर हो जाएगी। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।